हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सदिशों की, और सदिशों के कुछ प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, एकांक सदिश के बारे में पढ़ा था लास्ट बात, राइट। थोड़ा सा उस बात को और समझने के लिए मैं पहले आपको द्विविमीय निर्देश तंत्र और त्रिविमीय निर्देश तंत्र यानी कि 2D रेफरेंस फ्रेम एंड 3D रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है जी। पहली बात तो रेफरेंस फ्रेम किसे कहते हैं, यानी कि निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। सुनिए, एक ऐसा निकाय या ऐसा तंत्र, ऐसा स्थान जिसके सापेक्ष किसी कण की गति का अध्ययन किया जाता है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति का निर्धारण किया जाता है या ज्ञान, किसी कण की गति को ज्ञात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र। जिस तंत्र के सापेक्ष किसी कण की गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं, राइट। ओके, इस बात को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको 2D और 3D में डिफरेंस समझाऊं। फिलहाल मेरा मकसद इतना सा है कि मैं आपको 2D और 3D के अंदर डिफरेंस समझाऊं। सुनिए जी, समझते हैं। अभी तक जो आप जानते हैं वो क्या जानते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यस, जैसे कि ये बोर्ड, इसमें इस तरफ नीचे वाली जो एक पट्टी है उसको क्या कहें, एक्स अक्ष। इस तरफ ऊर्ध्वाधर जो पट्टी है उसको क्या कहें, वाई अक्ष, राइट। अच्छा, इस बात को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक चूड़ी कैसी होती है, वृत्ताकार, और एक गेंद, दोनों का डायग्राम इस बोर्ड पे बनाओ। एक चूड़ी और एक गेंद का डायग्राम इस बोर्ड पे बनाओ, अगर आपको ये कहा जाए। हाँ जी, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं मन ही मन में सोच के बना रहा हूं कि कौन सी चूड़ी और कौन सी गेंद है, आप बताना। हाँ जी, बताइए, इसमें से कौन सी चूड़ी और कौन सी गेंद है, आप कैसे डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि चूड़ी को अगर मैं इस बोर्ड पे रखूं तो बिल्कुल ऐसे रखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें चूड़ी की, चूड़ी कैसी है, 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, द्विविमीय वस्तु। जिसको इस बोर्ड में आराम से बनाया जा सकता है, जिसको इस बोर्ड के ऊपर ऐसे कैसे रखा जा सकता है, चिपकाया जा सकता है, ठीक है। पर गेंद की बात करो, क्या गेंद को इस बोर्ड पे चिपकाया जा सकता है, नहीं। क्या गेंद को इस बोर्ड पे बनाया जा सकता है, नहीं। इस बोर्ड पे क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गेंद कैसा है, त्रिविमीय वस्तु है। गेंद कैसी वस्तु है, त्रिविमीय वस्तु, यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कैसे, देखो, अगर एक चूड़ी की बात कर रहे हो, वृत्ताकार चूड़ी, तो उसकी ऊंचाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई बहुत कम होती है। ऊंचाई और चौड़ाई के सापेक्ष उसकी मोटाई क्या होती है, लगभग नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, हाँ या ना। इसका मतलब उसमें सिर्फ एक वाई अक्ष होती है
एक एक्स अक्ष होती है, यस। पर अगर गेंद की बात की जाए तो गेंद की चौड़ाई, ऊंचाई भी होती है, गेंद की चौड़ाई भी होती है और गेंद की मोटाई भी होती है इस दिशा में, हाँ या ना। अगर मेरी बात करें तो मेरी कुछ ऊंचाई भी है, मेरी कुछ चौड़ाई भी है और मेरी कुछ मोटाई भी है, यस। तो मैं कैसा ऑब्जेक्ट हूं? 3D ऑब्जेक्ट हूं। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा समझते हो, धीरे धीरे आगे की बात भी समझ में आएगी। तो अगर गेंद बनानी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां पे इसको कुछ ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ऐसे और बना दूंगा ना तो ये आपको गेंद की तरह से दिखाई देगा। वो भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरी क्लियरली दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बना के दिखाऊं। अगर मुझे गेंद बनानी है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? कुछ ऐसे बनाऊंगा, यस। ये गेंद जैसा दिख रहा है, ये गेंद जैसा दिखाई दे रहा है, पर ये पहले जो मैंने बनाया था वो गेंद जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप बात को समझें। एक कमरे की बात करें, कमरा कैसा होता है? कमरा द्विविमीय होता है कि त्रिविमीय होता है? चलो मैं एक आयत बनाता हूं। अगर मैं आयत बनाऊं तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। बोली बात सही है? ओके। पर अगर कमरा बनाना चाहूं तो कमरा कैसा बनेगा? सुनो, ठीक है जी। इस कमरे में आप एक बात बताओ, जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें कमरे की कोई भी दो भुजाओं के मध्य कोण कितना होता है? देखो, एक भुजा है ये वाली, कौन सी? ये वाली। एक भुजा है ये वाली, इनके मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री, यस। इस कमरे में जितनी भी भुजाएं हैं उन सबके मध्य कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। होता है क्या? हाँ होता है, ठीक है। आप चेक कर लो, एक इधर वाली दीवार, एक फर्श के अनुदिश जो दीवार है, इनके मध्य कोण 90 डिग्री। एक ये दीवार, एक फर्श के अनुदिश वो वाली रेखा, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, इनके मध्य कोण भी 90 डिग्री, यस। तो सारे कोण कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। अब जरा चेक करना, ये कोण आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या? ये वाला जो कोण है, क्या ये आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? कम से कम इस डायग्राम में तो नहीं दिखाई दे रहा है। इस वाले कोण की अगर बात करें तो क्या ये आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? कम से कम इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा। ये वाला कोण क्या 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? पर क्या ये कमरा जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, कि ये तो कमरे जैसा दिखाई दे रहा है, पर ये कोण 90 डिग्री क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये वाला कोण 90 डिग्री क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये वाला कोण 90 डिग्री क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वास्तव में कमरा कैसा है? 3D फ्रेम है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र है, और उसको आपने क्या किया है? बोर्ड पे बनाने की कोशिश की है। तो जब भी 3D को 2D पे बनाएंगे, बोर्ड कैसा है? 2D, यस। जब भी 3D को 2D पे बनाएंगे तो आपको वो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी विकृत रूप में दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? थोड़ी सी विकृत रूप में दिखाई देगी। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है? ओके। एक और बात को समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर धीरे धीरे करके समझें। मैं यहां खड़ा हूं और आप में से कोई स्टूडेंट मेरे साथ यहां पे खड़ा है, मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है। हम दोनों की सामने से फोटो खींची जाए कैमरे से, राइट, और उसका प्रिंट निकाला जाए तो दिखाई देगा कि हाँ दोनों अगल बगल में खड़े हुए हैं, राइट। इस कमरे में और कोई भी वस्तु ना हो, ठीक। मैं यहां खड़ा हूं और मेरा जो स्टूडेंट है थोड़ा सा आगे मेरे साइड में, थोड़ा सा आगे मेरे साइड में खड़ा हुआ है, और फिर फोटो खींची जाए और फोटो खींचकर उसका प्रिंट निकाला जाए तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों बराबर अगल बगल में खड़े हुए हैं। आप एक प्रयोग करके देखना, मोबाइल सबके पास है आज के ज़माने में, है ना। तो इस मोबाइल से एक प्रयोग करके देखना, एक गार्डन में खड़े होना और गार्डन में दो लोग पहले बिल्कुल अगल बगल में खड़े होना और फोटो खींचना, फिर एक जना और दूसरा उससे आगे, थोड़ा सा आगे, कम से कम 3-4 फीट आगे खड़ा होना, और पर दोनों के बीच में ऐसे दिखाई दे जैसे अगल बगल में खड़े हो, है ना। मतलब एक इधर तो दूसरा थोड़ा सा इस तरफ आगे, राइट, और दोनों की फिर फोटो खींचना, और दोनों को मोबाइल पे देखना। क्या फर्क नजर आता है? आपको नजर आएगा कि दोनों पास पास में खड़े हुए हैं, दोनों बिल्कुल अगल बगल में खड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई देगा। बस क्या फर्क हो जाएगा कि जो आदमी आगे आ गया वो थोड़ा सा जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, जो पीछे है वो जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कौन आगे और कौन पीछे। परंतु वो दोनों प्रिंट, अगर कागज पे प्रिंट निकालेंगे तो ऐसा लगेगा दोनों अगल बगल में खड़े हुए हैं,
यस, ये क्यों डिफरेंस आया? क्योंकि मैं और एक और व्यक्ति, उन दोनों के जो बीच में कुछ दूरी है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, हम दोनों की लंबाइयां वो वाई अक्ष के अनुदिश दूरी है, वाई अक्ष के अनुदिश है। यस, और हम दोनों के बीच में जो ऐसे गैप आया वो क्या है? जेड अक्ष, तीसरी विमा के अनुदिश है, जेड अक्ष के अनुदिश है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया? कागज पे प्रिंट लिया। कागज कैसा है? 2D। और किसको लिया? जो हम सब, पूरी दुनिया हमारे चारों तरफ जो देख रहे हो वो कैसी है? 3D है। तो 3D में हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी ना, उसको जब आपने कागज पे प्रिंट किया तो कागज कैसा है? 2D है। कागज सिर्फ एक प्लेन पेपर है जिसमें एक एक्स अक्ष होगी और एक वाई अक्ष होगी। यस, तो जब 3D को 2D पे प्रिंट लोगे, 3D को कागज पे प्रिंट लोगे, जब 3D सिस्टम को कागज पे प्रिंट लोगे तो उसकी जो z अक्ष है वो गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी का मतलब z अक्ष का उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है उसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। बोलिए, बात क्लियर है? ओके, फिर से कुछ बातें समझते हैं। अभी तक आप क्या जानते थे? आप जानते थे एक्स अक्ष, आप जानते थे वाई अक्ष। अब मैं आपसे बात करूंगा यहां पे जेड अक्ष के बारे में बात करूंगा। ठीक है जी, फिर से सुनो, मैंने ये पिछले डायग्राम में बना रखा है। ये एक कमरा है, दिख रहा है आपको, जिसमें ये वाली ऊंचाई, इस कमरे की ऊंचाई, इस कोने को मैंने क्या मान लिया है? मूल बिंदु। तो इस कमरे की जो ऊंचाई है उसको आप क्या बोल रहे हैं? वाई अक्ष। इस कमरे की ये वाली जो रेखा है उसको आप क्या बोल रहे हैं? इसको आप बोल रहे हैं एक्स अक्ष। और ये वाली जो रेखा है इसको आप क्या बोल रहे हैं? जेड अक्ष। ठीक है, यानी कि इस कमरे में यहां पे जो कमरा है, इस कमरे में, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो जी, ये इस तरह से, इसमें ये कौन है? एक्स अक्ष, ये कौन है? वाई अक्ष, और ये कौन है? जेड अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। देखो मैं इस पेंसिल को ऐसे रखता हूँ, ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष। इस पेंसिल को यहाँ पे रखता हूँ, ये कौन सी है? एक्स अक्ष। और इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये कौन सी है? जेड अक्ष। अगर यहाँ पे ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और छत डाल दे तो पूरा का पूरा कमरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ये वाला बिंदु, इसको मैं बोल रहा हूँ मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। बोलिए, ये बात क्लियर है? ओके, चलिए, तो आज तक आप क्या जानते थे? आज तक आप जानते थे सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि आप अब तक जानते थे 2D। 10th क्लास तक आपने सिर्फ 2D के बारे में जाना है। अब 11th क्लास में हम यहाँ पे क्या बात करें? 3D निर्देश तंत्र, त्रिविमीय निर्देश तंत्र के बारे में, जिसमें एक्स अक्ष भी होती है, वाई अक्ष भी होती है और जेड अक्ष भी होती है। यस, और इसीलिए आपको लास्ट क्लास के अंत में क्या बताया था? एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा को दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? आई कैप काम में लेते हैं। वाई अक्ष के अनुदिश दिशा को दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? जे कैप काम में लेते हैं। और जेड अक्ष के अनुदिश दिशा दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? के कैप काम में लेते हैं। यहां पे आई कैप कौन है? एकांक सदिश है, पर इसकी दिशा किधर है? एक्स अक्ष के अनुदिश। जे कैप कौन है? ये भी एकांक सदिश है, पर कहां है? वाई अक्ष के अनुदिश। और के कैप कौन है? ये भी एकांक सदिश है, जो कहां पर है? जेड अक्ष के अनुदिश। एकांक सदिश की खास बात क्या है? देखिए जी, ये कमरा था जिसमें ये मैंने क्या बनाई आपके लिए? एक्स अक्ष। ये मैंने आपके लिए क्या बनाई? वाई अक्ष। और ये क्या बनाई मैंने? जेड अक्ष। मैं लिख भी देता हूं, ये बनाई एक्स अक्ष, ये बनाई वाई अक्ष, ये बनाई मैंने जेड अक्ष, इसको बोला गया ओ। ओ मतलब ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। राइट।
अब हमने क्या सीखा था? अनुदिश का मतलब दिशा के अनुदिश, एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप। तो मैं यहां पे एक्स अक्ष की अनुदिश बना देता हूं आई कैप, आई और उसके ऊपर कैप। इसी तरह से वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप, ये वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश किससे दिखा रहा हूं? जे कैप से। और इसी तरह से जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को दर्शा रहा हूं के कैप से। यस, एक बात। दूसरी बात, एकांक सदिश की खास बात क्या होती है? परिभाषा याद करना जी एकांक सदिश की, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एक हो, परंतु उसकी दिशा किसी निश्चित सदिश की दिशा के अनुदिश होनी चाहिए, किसी निश्चित सदिश के अनुदिश होनी चाहिए। यस, ओके। तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? हमेशा एक। यस। अच्छा, एक का खास गुण क्या है? उसको 5 से गुणा करो तो 5 गुणा 1 5 ही आता है। उसको 20 से गुणा करो तो 20 गुणा 1 20 ही आता है। उसको 17 से गुणा करो तो 17 गुणा 1 17 ही आता है। बोलो हाँ या ना? ओके। यानी कि एकांक सदिश को किसी से भी गुणा करो तो उसके परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। एकांक सदिश को किसी भी राशि से गुणा किया जाए तो उस राशि के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक फायदा क्या होता है कि आई कैप से गुणा कर दिया किसी राशि को, मान लो मैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा हूं, तो मेरा वेग कितना हो गया? 5 आई कैप। 5 क्या बताएगा? परिमाण को। और आई कैप क्या बताएगा? दिशा किस तरफ है? एक्स अक्ष के अनुदिश। राइट, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं? तथा एकांक सदिश उस राशि की दिशा दर्शाने के काम आने लगता है। बोलिए बात सही है? ओके। हमने बात की थी, आपको वापस से याद दिलाता हूं, कोई एक ए सदिश है, उसको ए सदिश के स्वयं के परिमाण से भाग दे दूं तो हमें क्या मिलता है? एकांक सदिश मिलता है, यानी कि ए कैप मिलता है। इस ए कैप की दिशा, ए कैप की दिशा ए सदिश के अनुदिश ही होती है। इस ए कैप की दिशा एक सदिश के अनुदिश ही होती है। यानी कि मैं इस ए सदिश को, इस ए कैप, इसके ए के परिमाण को वहां लेके जाना तो क्या हो जाएगा? ए सदिश का परिमाण गुणा ए कैप। अब क्या हो गया? परिमाण अलग दर्शाया जा रहा है और दिशा अलग दर्शाई जा रही है। परिमाण अलग दर्शाया जा रहा है और दिशा अलग से दर्शाई जा रही है। बोलिए हाँ कि ना? बात क्लियर है क्या? ओके। फिर थोड़ी सी और बात करते हैं। हाँ जी, समझिएगा वापस से। हाँ जी, समझिए। मैंने क्या किया? पहले यहां पे एक कमरा बनाया था। कमरा मतलब एक पूरा
घन घन बनाया था, यस, जिसमें एक रेखा तो क्या बन गई थी, एक्स अक्ष बन गई थी। मूल बिंदु पे जो मिल रहे थे, मूल बिंदु पे तीन रेखाएं मिल रही थी, ये कौन है, मूल बिंदु। ठीक है जी, ये बन गई एक्स अक्ष, इस तरफ ही क्या बन गई, ये बन गई वाई अक्ष, और इस तरफ ही क्या बन गई, जेड अक्ष। ठीक है जी, एक बात साथ में और लिख लेते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश जो दिशा होती है वो किससे बताई जाती है, आई कैप से। वाई अक्ष के अनुदिश जो दिशा होती है वो किससे बताई जाती है, जे कैप से। और जेड अक्ष के अनुदिश जो दिशा दर्शाई जाती है वो किससे दर्शाई जाती है, के कैप से। यस, मैं अब बार बार आपको हर बार कमरा बना के फिर ये तीन रेखाएं निकाल के नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं अब डायरेक्ट से एक एक्स अक्ष बनाऊंगा, एक वाई अक्ष बनाऊंगा, एक जेड अक्ष बनाऊंगा। ठीक है जी, इस कमरे में एक कोना है, वो कोना कौन हो गया, मूल बिंदु। उस मूल बिंदु में नीचे वाली एक रेखा इधर जो आ रही है, जो इस तरफ एक रेखा आएगी, उसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। उधर ऊपर की ओर एक रेखा जाएगी, उसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष। और उधर जो एक रेखा जाएगी उसको क्या कहेंगे, जेड अक्ष। यस, ये मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको 3D समझ में आए, 3D में निर्देश तंत्र समझ में आए, 3D रेफरेंस फ्रेम समझ में आए। बोली बात समझ में आ गई, ओके। और एकांक सदिश का मैंने उपयोग बता दिया है, तीनों दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश कैसे उपयोग में आता है वो समझा दिया है। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है क्या, यस, ओके। अब हम आगे की बात करें, हमारा काम क्या चल रहा था, हम बात कर रहे थे सदिशों के प्रकार। चलो पहले तो एक और बात करें, ये आपकी एक्स अक्ष, ये आपकी वाई अक्ष, यहां पे एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 2,3। इस बिंदु पे आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, पहले आप एक्स अक्ष के निर्देश जाएंगे 2 मीटर दूरी, फिर वाई अक्ष के निर्देश जाएंगे 3 मीटर दूरी, 2 मीटर फिर 3 मीटर, पहले एक्स के अक्ष के निर्देश 2, फिर वाई अक्ष के निर्देश 3। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मान ले कोई आर सदिश लिखूं, तो आर सदिश कैसे लिखूंगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्यों लिखूंगा, पहले एक्स अक्ष के अनुदिश कितना गया, 2, एक्स अक्ष के अनुदिश 2, और एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए क्या काम में लेता हूं, आई कैप। फिर वाई अक्ष के अनुदिश 3, वाई अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए क्या काम में लेता हूं, जे कैप। तो आपके पास ये आर सदिश की वैल्यू कितनी हो गई, मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति, मूल बिंदु से इस बिंदु का विस्थापन कितना हो गया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यस, अब मेरे को एक बात बताएं, यहां पे एक बिंदु है, इस बिंदु के ये बिंदु कहां है, हवा में, हवा में, इस कमरे में ये हवा में है, राइट। अच्छा जी, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 3, 4, 5। यहां पे हवा में एक बिंदु है जिसकी निर्देशांक है 3, 4, 5। कि सर हवा में कहां है, तो बोर्ड पे, भाई बोर्ड पे तो बनाना पड़ेगा ना, हवा में बना के दिखाऊंगा कैसे। यस, तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं 3, 4, 5। अब आप बात को समझना, मैं 3 का मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश 3 मीटर, तो मैं पहले एक्स अक्ष, देखो इस कमरे में उधर मूल बिंदु है जो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा, पर उधर इस कमरे का एक कोना है इधर, और इस कोने में क्या है, मूल बिंदु है। तो उस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने, 0, 0, 0। वहां से मैं एक्स अक्ष के निर्देश आया 2 मीटर, फिर वाई अक्ष के निर्देश गया 3 मीटर, फिर सॉरी एक्स अक्ष के निर्देश आया 3 मीटर, वाई अक्ष के निर्देश गया 4 मीटर, और जेड अक्ष के निर्देश आया 5 मीटर। एक्स वाई जेड 3, 4 और 5, और इस बिंदु पे पहुंच गया। बोलिए बात क्लियर है। तो इस बिंदु पे आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, 3 मीटर जाना पड़ा एक्स अक्ष के अनुदिश, फिर 4 मीटर जाना पड़ा वाई अक्ष के अनुदिश, फिर 5 मीटर जाना पड़ा जेड अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए के कैप। और इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पे इस बिंदु का अगर इस सदिश आपको बताया जा रहा है, इस बिंदु के बारे में अगर आपको बताया जा रहा है, तो इसके लिए निर्देशांक क्या है, 3, 4, 5। यानी कि इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अगर इसको मैं आर सदिश लिखूं तो यहां पे आर सदिश को लिखूंगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, यस, ओके।
ये वास्तव में कौन था? ये था स्थिति सदिश। क्या था? स्थिति सदिश। और मेरे को हमारे चल रहे थे सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए थे? समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश, और फिर हमने पढ़ा था एकांक सदिश 6 नंबर पे। यस, याद दिलाऊं मैं आपको, पिछली क्लास में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। पहले सदिशों के बारे में पढ़ा था, फिर सदिशों के प्रकार। पहला कौन सा था? समांतर सदिश, राइट। दूसरा कौन सा था? प्रति समांतर सदिश। फिर क्या था? समान सदिश। फिर क्या था? विपरीत सदिश। फिर क्या था? एक और पढ़ा था हमने, कौन सा? सह प्रारंभिक सदिश। फिर पढ़ा था शून्य सदिश, और फिर एकांक सदिश। और अब मैं अगली बात करूंगा नंबर 7 पे स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। थोड़ी सी बात बता चुका, थोड़ी सी और बताऊंगा, राइट। चलिए जी, पहले बात करूं पहले बात करूं मैं द्विविमीय निर्देश तंत्र में। समझिएगा जरा, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपकी वाई अक्ष, ये आपका मूल बिंदु, जिसको आप किससे लिखते हैं? ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ठीक है जी। यहां पे आपके पास एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं एक्स कोमा वाई। यस, इस बिंदु पर तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक्स अक्ष के अनुदिश जाना पड़ेगा। पहले आपको एक्स अक्ष के अनुदिश जाना पड़ेगा। पहले आप गए एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स दूरी तक, फिर आप गए वाई अक्ष के अनुदिश वाई दूरी तक। पहले आप गए एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स दूरी तक, फिर वाई अक्ष के अनुदिश वाई दूरी तक। अब इससे आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए मूल बिंदु से इस बिंदु तक। मूल बिंदु से इस बिंदु पे पहुंच गए। बोलिए, बात क्लियर है? यस। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं P। तो ये कौन है? आर सदिश। और ये आर सदिश कौन है? स्थिति सदिश। पहले स्थिति सदिश की अगर परिभाषा लिखूं तो क्या कहूंगा? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाला सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण अथवा बिंदु की स्थिति दर्शाने वाला सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा, ठीक है। यह है आर सदिश। इस बिंदु पे पहुंचने के लिए पहले एक्स अक्ष के अनुदिश कितना गए? एक्स दूरी। फिर वाई अक्ष के अनुदिश कितना गए? वाई दूरी। ये कोण कैसा है? ये वाला जो कोण है ये है 90 डिग्री। तो पहले तो स्थिति सदिश को यहां पे क्या लिखा जाएगा? एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स मीटर दूरी पे गए, और एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए क्या काम में लेते हो? आई कैप। फिर वाई अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी पे गए? वाई मीटर, और वाई अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए क्या काम में लेते हो? जे कैप।
तो इस आर सदिश को क्या लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलिए बात क्लियर है। एक बात। दूसरी बात, इस बिंदु को, यहां पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोल देता हूं Q। मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां पर स्थिति सदिश का परिमाण यानी कि इस आर सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। आर सदिश का परिमाण मतलब इस आर सदिश की लंबाई, यानी कि स्थिति सदिश यानी कि आर सदिश की लंबाई ज्ञात करनी है साहब। परिमाण मतलब लंबाई। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आर सदिश का परिमाण यानी कि OP, भुजा OP की लंबाई। ठीक है जी। इसके लिए मैं यहां पे क्या काम में ले रहा हूं, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, OPQ, ये त्रिभुज OPQ, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो मैं क्या काम में लेता हूं, क्या काम में ले सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने लिखा OP का स्क्वायर इक्वल्स टू, OP का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कौन है यहां पर, OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ या ना, ओके। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, OP तो कौन था, आर सदिश का परिमाण। तो OP को तो लिख दिया आर सदिश का परिमाण का स्क्वायर। OQ को क्या लिखूं, OQ कितनी दूर लंबाई है इसकी, x, तो मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस QP, ये दूरी कितनी है, y, तो आपने क्या लिखा, y का स्क्वायर यानी कि r सदिश का परिमाण आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोली बात सही है। तो मैं यहां पे आर सदिश के परिमाण को लिख सकता हूं अंडर रूट में आई कैप के गुणक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणक का वर्ग। क्या मतलब हुआ, यहां पे आई कैप का गुणक कौन था, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। जे कैप का गुणक कौन था, वाई, तो वाई का स्क्वायर। यानी कि फिर से सुनो, अगर आपके पास आर सदिश बराबर लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इस आर सदिश का जो परिमाण होगा, तो इस आर सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से समझो, यदि किसी बिंदु के स्थिति सदिश का को कैसे लिखा जा रहा है, 2i कैप प्लस 5j कैप से, तो इस स्थिति सदिश का परिमाण कितना आएगा, आर सदिश का परिमाण, आर सदिश का परिमाण बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जो भी माना है, हमें बात सीखनी थी। बोलिए बात क्लियर है क्या, ओके। सुनिए जी, इसी तरह से अगर त्रिविमीय निर्देश तंत्र है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, अब त्रिविमीय निर्देश तंत्र में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये
z अक्ष लिख देता हूं, x अक्ष, y अक्ष, और ये z अक्ष। हाँ जी, समझें, इसमें कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं x, y, z, जिसका स्थिति सदिश है इसका स्थिति सदिश है आर सदिश, ये आर सदिश। तो यहां पे इस आर सदिश को कैसे लिखा जाएगा? पहली बात तो यहां पे आर सदिश को बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे द्विविमीय निर्देश तंत्र में लिखा गया था। कैसे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझें, इस बिंदु P जिसके निर्देशांक कितने हैं? x, y, z। इस कमरे में बिंदु P का है, यहां इसका निर्देशांक कितना है? x, y, z। तो इस बिंदु तो कैसे पहुंचेंगे? पहले x अक्ष के निर्देश x, फिर y अक्ष के निर्देश y, फिर z अक्ष के निर्देश z। x x y z, x y z। तो पहले x अक्ष के निर्देश x मीटर, और x अक्ष के निर्देश दिशा बताने के लिए क्या काम में लेंगे? आई कैप। फिर y अक्ष के निर्देश y मीटर, और दिशा बताने के लिए j कैप, और z अक्ष के निर्देश z मीटर, और दिशा बताने के लिए k कैप। हाँ या ना? तो पहली बात तो इस सदिश को कैसे लिखा जाएगा? पहली बात तो इस स्थिति सदिश को लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक बात। दूसरी बात, इस आर सदिश का स्थिति सदिश का परिमाण कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि सुनो जी, आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में आई कैप का गुणक, आई कैप के गुणक का वर्ग प्लस जे कैप का गुणक का वर्ग प्लस के कैप के गुणक का वर्ग, और इस पूरे का वर्गमूल। ये क्या हो गया? त्रिविमीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का परिमाण। बोली बात क्लियर है? क्लियर तो है, पर मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके देखना चाहूंगा। सुनो जी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बेसिक क्या है, फाउंडेशन क्या है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ बेसिक है और वही सब कुछ फाउंडेशन है। सेम सिलेबस है, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाता तो ये सूत्र बता के बात खत्म कर देता। क्योंकि मैं फाउंडेशन बता रहा हूं, इसलिए मैं आगे की बात समझाना की कोशिश करूंगा। त्रिविमीय में है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, 3D रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, 3D में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करनी है। बोली बात क्लियर है क्या? चलो जी, कोशिश करते हैं। हाँ जी, यहां आपके पास ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है जेड अक्ष। यहां पे एक बिंदु है P, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो है आर सदिश, आर सदिश।
ठीक है जी। और इसके मुझे स्थिर सदिश याद करने हैं। कैसे करूंगा? देखो, इसके निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं, x, y, z, राइट। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? देखो, ये है x अक्ष और ये है z, ये थी z अक्ष, ये कैसी है? z अक्ष है, ये z अक्ष है ना। मैं यहां से इस फर्श पे एक लंब डालता हूं। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पूरा कमरा है, यहां पे बिंदु P है और इससे मैंने फर्श पे एक लंब डाला है। ठीक है, आपको फिर समझाऊं, सुनो जी। ये पूरा का पूरा एक कमरा है जिसमें यहां पे बिंदु है, यहां से मैंने क्या किया गया है? एक लंब डाला है ऐसे। यस। अच्छा, जिस जगह पे ये लंब डाला गया है उसकी इस दीवार से दूरी जो है वो b कुछ दूरी है और मूल बिंदु से यहाँ पे ये भी कुछ दूरी है। इस बिंदु पे कैसे पहुंचोगे? x, y और फिर z, x, y और फिर z। और इस बिंदु से मैंने क्या किया है? एक लंब डाला है। यस, ये समझने की बात है। 3D में बात कर रहे हैं, सिर्फ 2D में बात होती तो बोर्ड पे सारी बात समझ में आ जाती। समझिएगा। जिस जगह पे लंब डाला गया उस बिंदु को मैंने बोल दिया Q। ठीक है जी। अब आप कोशिश करेंगे तो समझ में सब कुछ आएगा। ये एक नीचे वाला फर्श था, नीचे वाला फर्श। इस नीचे वाले फर्श के बारे में सोचना जी। कौन सा फर्श? वापस से समझो। ये वाली पेंसिल, अब पेंसिल से जहां से दिख रहा है, पेंसिल आपको अलग से दिख रही होगी, ये x अक्ष है, राइट। अब पेंसिल जहां दिख रही है ये y अक्ष है और अब पेंसिल जहां दिख रही है ये z अक्ष है और ये नीचे वाला जो है ये क्या है? फर्श है। ठीक है, इस फर्श में कौन कौन सी अक्ष आ रही है? एक तो x अक्ष आ रही है और कौन सी अक्ष आ रही है? एक z अक्ष आ रही है। तो इस फर्श को क्या कहा जाए? xz तल कहा जाए। इस फर्श को क्या कहा जाए? xz तल कहा जाए। अच्छा, इसको क्या कहा जाए? इस वाले को, ये जो है, ठीक है, इसको कहा जाएगा XY तल, क्योंकि इसमें एक x अक्ष आती है और एक y अक्ष आती है। तो x अक्ष और y अक्ष से घिरकर जो तल बनेगा उसको क्या कहेंगे? XY तल। x अक्ष और z अक्ष से मिलकर जो तल बनेगा उसको क्या कहेंगे? XZ तल। और इधर एक दीवार होती, इसमें बनी हुई नहीं है पर इधर एक दीवार होगी, उसको क्या, उसमें क्या कौन कौन सी आएंगी? एक z अक्ष, एक y अक्ष। तो ये जो तल बनेगा उसको क्या कहेंगे? YZ तल, राइट। तो बात को समझो। ये जो तल है, इस तल को कहा जा रहा है, इस तल को कहा जा रहा है XZ तल। ठीक है जी। फर्श को कहा जा रहा है XZ तल। तो उस बिंदु से XZ तल पे एक लंब डाला गया था और उस लंब का नाम था, जिस बिंदु पे लंब डाला गया था उसको क्या कहा गया था? Q। और इस लंब का नाम हो गया कितना? PQ। और यहां पे एक रेखा से मिलाया गया। ठीक है जी। अच्छा, ये कौन था? ये मूल बिंदु था O। ठीक है जी। आपको क्या करना है? आपको R सदिश का परिमाण ज्ञात करना है और R सदिश का परिमाण मतलब इस भुजा OP की लंबाई, भुजा OP की लंबाई। यस, ओके। मैं यहाँ पे OP को ज्ञात करने की, अच्छा देखो बात समझना, सारी बात समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, राइट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये आपको 3D में अगर आपको सारी बात समझ में आ रही है तो फिर आपको आप सब कुछ ईजिली कर लेंगे। देखिए, ये एक मेरे पास, ये देखो, ये एक दीवार है, ठीक है। इसमें एक ये पिंक कलर की पेंसिल दिखाई दे रही है, ये आपको x एक्सिस को दिखा रही है, ठीक है। y एक्सिस इस तरफ होगी, कैसी होगी y एक्सिस? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये y अक्ष है, ठीक है, और यहाँ पे ये z अक्ष है। ग्रीन पेंसिल z अक्ष, ये वाली अब जो ग्रीन पेंसिल है ये y अक्ष और ये जो पिंक पेंसिल है ये x अक्ष, राइट। अब समझो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक ये बिंदु है, जो पेन का टिप है,
ये जो इस पेन का टिप है ये कोई एक बिंदु है P। इस बिंदु के निर्देशांक हैं x, y, z। इस बिंदु के निर्देशांक हैं x, y, z, राइट। इसका मतलब इस बिंदु तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले x अक्ष के अनुदिश x दूरी आऊंगा, फिर z अक्ष के अनुदिश z दूरी आऊंगा, फिर y अक्ष के अनुदिश y दूरी जाऊंगा। ऊपर की तरफ मतलब y एक्सिस, x अक्ष के अनुदिश x दूरी, y अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश x दूरी, z अक्ष के अनुदिश z दूरी और y अक्ष के अनुदिश y दूरी। या एक दूसरा तरीका था, x अक्ष के अनुदिश x दूरी, फिर y अक्ष के अनुदिश y दूरी, फिर z अक्ष के अनुदिश z दूरी। इस बिंदु पर पहुंचना है, इस पेन के टिप तक पहुंचना है। इस पेन के टिप का निर्देशांक x, y, z है। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। क्या दिखाया था समझते हैं, एक एक चीज करके सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखिए यहां पे समझिए, ये पॉइंट P था जो पेन का टिप है आपका। इस पॉइंट P से नीचे किस पे, XZ तल पर क्या डाला गया है, एक अभिलंब डाला गया है। जैसा कि यहां पे ये पॉइंट P है और यहां से एक अभिलंब डाला गया है जो ब्लू कलर के पेन से आपको दिखाई दे रहा है। यहां जो जहां पे ये लंब डाला गया है वो कौन है, XZ तल है। क्यों है XZ तल, ये आपकी Z अक्ष और ये आपकी X अक्ष। Z अक्ष और X अक्ष से मिलकर आपके पास क्या बन रहा है, फर्श बन रहा है। बोली बात क्लियर है। तो देखिए ये आपकी Z अक्ष है, ये आपकी X अक्ष है, ठीक है। X और Z अक्ष से मिलकर क्या बना है, इसका फर्श। तो ये क्या हो गया, XZ तल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां पे आप ध्यान से देखो फिर से। देखो जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे आपने XZ तल पे एक लंब डाला और जिस जगह पे लंब डाला उस बिंदु को आपने क्या बोल दिया, Q बोल दिया। अब Q बिंदु से X अक्ष पर एक अभिलंब डाला, यहां पे आपको दिखाई देगा। जब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा, ये देखो यहां पे एक बिंदु Q था, वहां से एक लंब डाला गया है जो ब्लू पेंसिल से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जिस जगह पे लंब डाला गया उस बिंदु को मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया, ठीक है। और एक लंब डाला गया कहां, उधर Z अक्ष पे। Z अक्ष पे लंब ये रहा ग्रीन पेंसिल वाला, ठीक है। तो इस ग्रीन पेंसिल वाले को आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे S, ठीक है जी। अब आपको एक एक करके ये सारी बातें समझनी है, ठीक है ना। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे दिखाया है। देखो आपको निकालना क्या है, देखो जी ढंग से समझिए। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको ढंग से समझ में आए, क्योंकि ये 3D में है। अगर 2D में होता तो सिर्फ मैं बोर्ड पे सारी बात समझा पाता आपको, राइट। समझो मैं क्या कहता हूं, कोशिश करेंगे तो पूरी बात समझ पाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वापस से सुनिएगा। देखो ये बिंदु P है, यहां से एक लंब डाला गया है Q। अब मैं यहां पर मुझे निकालना क्या है, ये वो था मूल बिंदु और ये है, ये देखो ये जो पेन बता पा रहा है, ये क्या बता रहा है, OP सदिश को। ये ब्लू कलर का जो मैंने अभी पेन रखा है, ये किसको बता रहा है, OP सदिश को। बोलो हाँ या ना। इस OP सदिश का मान ज्ञात करने के लिए यहां पे आपको क्लियर एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, PQO या कहूं OPQ। ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा समकोण त्रिभुज दिखाई देगा इसमें, यहां पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा, OPQ। मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। यही समकोण त्रिभुज है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में। आपको यह समझना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज है और यहां पे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। देखो आप ध्यान से देखो, ढंग से देखोगे आपको दिखाई देगा। देखिए ये देखिए ढंग से, ये ब्लू कलर के पेनों से मिलकर एक पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये O, P, ये P, ये Q और वो O। देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये यहाँ पे आपको जब 3D को 3D की तरह से देखोगे तो दिखाई देगा। जब 3D को 3D की तरह से देखोगे तो दिखाई देगा।
पर बोर्ड पे ये आपको 90 डिग्री नहीं दिखाई देगा। बोलिए बात क्लियर है? बस इसी बात को, इंपॉर्टेंट बात को समझना है, बाकी सब कुछ क्लियर है। ठीक है जी, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए जी, मैं क्या कह रहा हूं, इस आर सदिश का परिमाण आपने कितना बोला था? ओपी। और ये जो भुजा ओपी है ये किसी एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ओ पी क्यू में, ये जो भुजा ओपी है वो समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में क्या है? विकर्ण है। तो मैंने क्या कहा? ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। राइट? आप फिर से समझो, मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां बिंदु पी था, यहां से आपने फर्श पे एक डाला अभिलंब, वो बिंदु कौन है? क्यू, और क्यू से मिलाया मूल बिंदु को। तो आपके पास क्या हुआ? मूल बिंदु यहां कही है ओ क्यू पी, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यस, जिसमें ओपी कौन है? कर्ण, पी क्यू कौन है? लंब, और ओ क्यू कौन है? आधार। बात क्लियर है? तो देखो जी, अच्छा इसमें एक बात और समझो, ये यहां से जो लंब डाला गया था ये किस, कौन सी अक्ष के अनुदिश था? वाई अक्ष के अनुदिश था, इसलिए इसको क्या बोलूंगा? वाई। तो मैं यहां पे ओ क्यू को तो डायरेक्ट ही क्या बोल देता हूं? वाई बोल देता हूं। ओ क्यू इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्यूपी। ये जो क्यूपी, नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। देखो जी, ये जो ना पी क्यू, ये पी क्यू किसके इक्वल था? वाई के इक्वल। तो मैंने क्यू पी या पी क्यू को तो क्या बोल दिया? वाई बोल दिया। यस, अब बात करनी है इस ओ क्यू की। तो ये ओ क्यू भी एक समकोण त्रिभुज का हिस्सा है। ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, क्योंकि क्यू से ये एक्स अक्ष पर एक लंब डाला गया था, तो ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री है। यस, तो आप क्या कहेंगे? ओ समकोण त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ क्यू क्या है? वो कर्ण है। तो आप क्या लिखेंगे? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यस, आप मेरी बात को समझो, मैं आपको समझा भी देता हूं। ये ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। ये सुनो, तो अच्छा देखना, ये एक्स अक्ष के अनुदिश जितनी दूरी पे आए वो कितना आए थे? एक्स। फिर जेड अक्ष के अनुदिश जितनी दूरी पे आए थे, जितना इधर दूरी है उतना इधर दूरी है, जितना जेड अक्ष के अनुदिश इधर दूरी है उतना इधर दूरी है, तो उसको क्या बोलूंगा? जेड। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ओ आर इज इक्वल्स टू एक्स और आर क्यू इक्वल्स टू जेड। तो आपके पास ओ क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ओ आर कितना है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस, बात क्लियर है? ओके, ये आपके पास हो गई समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 1 में एक तो क्यूपी की वैल्यू चाहिए, वो तो वाई है ही, और ओ क्यू का स्क्वायर आपके पास आ ही गया है। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1, 2 व 4 से क्या आ जाएगा जी? आपके पास आ जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस क्यूपी का स्क्वायर, तो क्यूपी ये रहा कितना? वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यानी अच्छा, ओपी को आप क्या लिख सकते हैं? आपने बताया था, ये लिखा हुआ है ओपी मतलब आर सदिश का परिमाण, यानी क्या आ जाएगा? आर सदिश का परिमाण का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आर सदिश का जो परिमाण आपके पास आया वो कितना आ गया? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी,
तो मैंने जो आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश की है वो क्या समझाने की कोशिश की है उसको अपन एक बार फिर से कोशिश करें। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मूल बिंदु O था, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। ठीक है जी। इस P में ये जो है ये इसको हम कह रहे हैं R सदिश। तो इस R सदिश का जो मान आपके पास आएगा इस R सदिश का मान आपके पास जो आएगा वो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पहली बात। और अब मुझे यहाँ पे आर सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। इस पॉइंट को क्योंकि पी कह रहे हैं तो इस आर सदिश का जो परिमाण होगा वो इस भुजा ओपी के बराबर होगा, इस भुजा ओपी की लंबाई के बराबर होगा। यस, इसका मान मुझे ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, इस बिंदु P से यहां पर एक लंब डाला। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लंब कहां से आया, देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो इधर बाहर की तरफ जो एक तल निकलेगा ना उसको हम कहेंगे xz तल, क्योंकि इसमें x अक्ष भी है और z अक्ष भी है। यस, z अक्ष एक्चुअली बाहर की तरफ है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ आपकी तरफ है, तभी तो कमरा बनेगा। अपन ने शुरू में कमरा बनाया था ना, फिर से बनाओ, सुनो मैं बना देता हूं, आपको समझना जरूरी है। ये आपकी x अक्ष है, समझ में आती है। ये आपकी y अक्ष है, समझ में आती है। ये आपकी z अक्ष है, ये भी समझ में आती है। समझिए जी, आप क्या कह रहे थे, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, यही बात थी ना। ओके, इसमें ये जो z अक्ष है, इसको मैंने फिर से गलती से x लिख दिया है, ये z अक्ष, ये जो z अक्ष है ये इधर किधर है। अगर ये कोई पूरा का पूरा कमरा है तो इसमें z अक्ष एक्चुअल में ऐसे बाहर की तरफ है, ये बात ध्यान रहे, है ना। और ये बाहर की तरफ एक अक्ष, तो इधर एक तल बनेगा। तो यानी कि मैं ये जो P बिंदु है इससे मैंने P बिंदु से इस तल पर एक लंब डाला है। यहां पे ये कमरा है, उधर बिंदु मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, वो y अक्ष है, ये z अक्ष है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है जहां से मैंने लंब डाला है। कहाँ पे डाला है, फर्श पे। फर्श को क्या कह रहे हो, xz तल। यस, और जहां पे लंब डाला है वहां से उस मूल बिंदु को मिला दिया है। जहां पे लंब डाला है इसको मैंने पहले तो बोला बिंदु Q, और यहां से मैंने मूल बिंदु को मिला दिया। यस, तो क्या है, ये बिंदु P है, ये Q है, वो O है। तो ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यस, तो यहां पे त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज तो आप क्या कहेंगे, OP का वर्ग बराबर OQ का वर्ग। OQ कौन, OQ कौन, ये वाली भुजा, ये कौन है, OQ है, प्लस QP का वर्ग, QP का वर्ग, समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। अब इस बिंदु पे पहुंचने का रास्ता, पहले x अक्ष के अनुदिश x, फिर z अक्ष के अनुदिश, फिर z अक्ष के अनुदिश z, और फिर y अक्ष के अनुदिश y। दो तरीके हैं, x y और फिर z, x y फिर z, या x z और फिर y। तो यानी कि ये जो
पी क्यूब हो जाए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है y, तो मैंने यहां पे लिख दिया ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कहा मैंने समीकरण नंबर 1, इसको कहा मैंने समीकरण नंबर 1। अब मुझे ओ क्यू का मान और मिल जाए तो मेरा ये पूरा समीकरण हल हो जाए। ये जो बिंदु P था ना, Q था ना, यहां से मैंने एक लंब x अक्ष पे डाला और जहां लंब डाला गया उसको मैंने बोल दिया बिंदु R। तो यह भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, या कह सकते हैं ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है जी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, समकोण त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या लिखूंगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ये तो कर्ण है, ये तो कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो आप क्या कहेंगे, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब सुनो जी, आप पहले एक्स अक्ष के निर्देश एक्स गए, फिर जेड अक्ष के निर्देश जेड आए और फिर वाई अक्ष के निर्देश वाई गए। एक्स जेड वाई सब लंबवत हैं, बस इस डायग्राम में थोड़ा सा देखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने 3D को 2D में बनाया है। यस, सुनो जी, तो ये दूरी तो कितनी है z और ये दूरी कितनी है x, तो ओ आर को क्या लिखेंगे आप x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आर क्यू को क्या लिखेंगे z, तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 2। आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, ये रहा ओ क्यू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, वहां पहले से लिखा हुआ है। ओपी को क्या लिखते हैं, कौन था ओपी, ये रहा ओपी कौन है, आर सदिश का परिमाण, तो इसको आप लिख देंगे आर सदिश का परिमाण का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख देता हूं पहले वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे आपके पास आ गया आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमने 2 बार समझने की कोशिश की। ये आपकी 11th क्लास का अब तक का थोड़ा सा टफ टॉपिक था, इसलिए इसको 2 बार समझाया गया। और टफ क्यों था, क्योंकि आपको बताया मैंने कि कोई 3D ऑब्जेक्ट यानी कि गेंद को बोर्ड पे बनाओगे तो वो वृत्त जैसी दिखाई देगी। गेंद को एग्जैक्टली बोर्ड पे कैसे बनाओगे, थोड़ा मुश्किल काम है। यानी कि मैंने क्या किया, इस कमरे में एक बिंदु है हवा में, उस बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करना है। यस, तो ये 3D है और 3D को आपको किस में बताना है, 2D में। तो जब भी 3D को आप 2D में दर्शाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस चीज के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात करेंगे हम कल।